हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेव्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज आ गए हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, लाइट, जिसको कि रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट ये सब बोलते हैं। और ये जो सिलेबस है यानी कि जो लाइट पढ़ने वाले हैं, बहुत ही छोटा पार्ट्स है आप लोग के सिलेबस का लेकर। ये जो एक है ICSE, CBSE, जैक या हम बोल सकते हैं कि NTSE, ओलंपियाड सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हम ये नाम लिख दिए हैं NCERT की बुक से। ऐसे कॉन्साइज बुक का भी जो है ICSE में जो चलता है उसका भी कंटेंट रहेगा, पूरा एक भी चीज़ इरेज नहीं रहेगा। और इसमें हम लोग का सबका पार्ट वाइज हम लोग एक सीरीज बनाते जाएंगे जिसके बारे में सीखेंगे बहुत डिटेल में, तो इसीलिए मज़ा आने वाला है एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ के साथ, एक नया जोश के साथ। चलिए लगते हैं कि देखते हैं कि है क्या, पूरा इस चैप्टर को हम लोग एंजॉय करेंगे। चलिए, इसमें सबसे पहला क्या होता है लाइट, जिसको कि लाइट में अगर हम बात करें कि रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हम लोग को जो कवर करना है वो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। पहला तो इंट्रोडक्शंस कवर करेंगे कि इंट्रोडक्शंस में कि लाइट होता क्या है, लाइट है क्या, और उसके बारे में पूरा डिटेल में कैसे आया लाइट, क्या है, तो वो सब हम लोग जानेंगे। फिर जानेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर। मिरर में अब सब मिरर आ जाएगा। यहाँ पर अगर बात बोला जाए प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, दोनों के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि प्लेन मिरर भी हो सकता है और स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है। अब कुछ भी अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है। अब स्फेरिकल मिरर भी अगर बात बोला जाए तो स्फेरिकल मिरर कितना तरह का होता है, 2 तरह का होता है, वो सब हम लोग चर्चा करेंगे। फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंसेस, यानी कि लेंस के थ्रू जो भी है रिफ्रैक्शंस होगा उसके द्वारा। अब केवल लेंस नहीं पढ़ेंगे, यही चीज़ हम लोग बताना चाहते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सब चीज़ पढ़ेंगे। TIR पढ़ेंगे, क्रिटिकल एंगल पढ़ेंगे। क्रिटिकल एंगल सर हम लोग को बुक में नहीं दिया है, ICSE में दिया है, CBSE में नहीं दिया है, तो क्रिटिकल एंगल हम लोग पढ़ेंगे, क्रिटिकल एंगल। फिर रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ेंगे। अब इतना हेडिंग है कि यहाँ पर आएगा, तो इसलिए ये सब यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले, सब पढ़ने वाले, तो मज़ा आने वाला है। रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म ये तो लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो भी है सब चीज़ को हम लोग कवर करने वाले, तो मज़ा आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले फटाफट इंट्रो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लगाते हैं कि सबसे पहले कि ऑप्टिक्स, क्योंकि लाइट का ही, ऑप्टिक्स का ही तो पार्ट है रिफ्लेक्शंस। तो ऑप्टिक्स क्या है, तो अगर हम लोग बात करें ऑप्टिक्स के बारे में तो हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। जहाँ भी हम लोग स्टडी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं, इट मेनली डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। मतलब जहाँ पर भी हम लोग स्टडी ऑफ लाइट के बारे में जब पढ़ते हैं, जहाँ भी लाइट के बारे में पढ़ते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिक्स। इसी ब्रांच को हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। हम लोग पूरा ऑप्टिक्स नहीं पढ़ना है, हम लोग को ऑप्टिक्स पढ़ना ही नहीं है। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये सब 12th का पढ़ाई, हम लोग कुछ उसका पार्ट्स पढ़ना है, तो उसको हम लोग एंजॉय करेंगे। अब इसको ये देखा जाए तो 3 पार्ट्स में बांटा गया है, और ये 3 पार्ट्स में अगर बोला जाए तो सबसे पहला अगर पार्ट्स देखा जाए तो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स तो ये तो हम लोग पढ़ना है। फिर आता है वेव ऑप्टिक्स, वेव और फिजिकल ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग को ये सब नहीं पढ़ना। वेव कि लाइट वेव है, और वेव का ये प्रूविंग करने के लिए जो हायर क्लास में पढ़ना है वो सब हम लोग को नहीं पढ़ना है कि लाइट वेव है कि पार्टिकल्स है, ये सब। फिर उसके बाद क्वांटम ऑप्टिक्स, ये भी नहीं पढ़ना है। क्वांटम फिजिक्स के बारे में भी नहीं पढ़ना है कि मतलब कि लाइट का फोटोन पार्टिकल्स, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कैसे लाइट ट्रैवल करता है, वो सब जो है 12th में पढ़ना है। तो हम लोग को उसका एक छोटा सा पार्ट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का छोटा सा पार्ट्स पढ़ना है, जो कि हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि इंट्रो का लाइट होता क्या है। पहले ये जानना जरूरी है कि लाइट है क्या। इंट्रोडक्शन से तो देखो, एक चीज़ मन में क्वेश्चन आता है कि हम अगर पूछे क्वेश्चन कि लाइट का ज़रूरत क्या है, तो आप बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का ज़रूरत है। हम बोलेंगे ठीक है, ठीक है, तो ऐसा किया जाए आपके आँख पर टॉर्च जला दिया जाए। ठीक है, ऐसा किया जाए कि आपके आँख पर टॉर्च जला दिया जाए तो हर ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो सर ऐसे कैसे नहीं दिखेगा? तो एक्चुअल में हम लोग को ऑब्जेक्ट देखने के लिए लाइट नहीं चाहिए, हम लोग को रिफ्लेक्टेड रे जब आइज पर आता है तब जाकर ऑब्जेक्ट दिखता है। अब नहीं कि लाइट हम ले लेंगे तो दिखेगा, हाँ ऑब्जेक्ट देखने के लिए लाइट चाहिए, लेकिन कैसे? तो वो रिफ्लेक्टेड रे जब लाइट टकरा कर आपके आइज पर आया, इमेज बना, तब देखें। यानी कि लाइट का क्या काम है? तो लाइट अगर हम बात करें तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग फॉर्म ऑफ एनर्जी ही बोलते हैं।
दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट, जो कि हम लोग के देखने में, विजन्स कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। अगला चीज, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड लाइट्स दैट फॉल्स ऑन इट ऑन आइज देन वी एनेबल्स टू सी द थिंग्स, या ऑब्जेक्ट्स जो भी है। कोई भी ऑब्जेक्ट देखने का कारण क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग को दिखाई क्यों देता है, क्योंकि जब लाइट इस पर पड़ता है, जैसे हम लोग के बोर्ड दिखाई देता है, कारण क्या है, यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम लोग का इस पर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो लाइट को इमिट कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो लाइट को इमिट कर रहा है, इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, अब खुद का लाइट, आर कॉल्ड ल्यूमिनस, उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो खुद का अपना लाइट इमिट करता, जैसे सन हो गया या इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये सब कैसा है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो लाइट अपना खुद ओन का, खुद उसके पास अपना लाइट हो जो इमिट करता हो। कुछ होता है ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, यानी कि जो खुद का अपना लाइट इमिट नहीं करता है, आर कॉल्ड द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए बुक्स हो गया, बुक्स के पास कुछ लाइट नहीं होता है, वो क्या करता है, सर ही बुक दिखता क्यों है, क्योंकि वहाँ पर जब लाइट पड़ता है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम लोग का आइस पर आता है तब देखता है, उसका खुद का कुछ नहीं लाइट होता है। चेयर हो गया, प्लैनेट्स हो गया, मून्स हो गया, मून्स का भी खुद का लाइट नहीं होता है। मून क्या है, बहरूपिया जैसा काम करता है। कैसे सर, क्योंकि वो सन का लाइट आता है जब उस पर और वो रिफ्लेक्ट होकर हम लोग आइस पर आता है, तब जाकर मून लगता है कि चमक रहा है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। बंडल ऑफ लाइट रेज मूविंग इन अ सेम डायरेक्शंस कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट, यानी कि बंडल। देखो कभी भी एक रे के बारे में तो पढ़ोगे नहीं, जब भी हम लोग रे के बारे में हम लोग बात करेंगे तो रे का मतलब कि हम लोग बंडल का बात करेंगे। जब भी हम बात करें बंडल मतलब बहुत सारे रे लाइट आपस में ऐसा है, लाइट रे आया बंडल का फॉर्म, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब इसीलिए बंडल ऑफ बीम लाइट रे को हम लोग बोलते हैं बीम, इसी को बीम बोलते हैं। अब ये कैसा है, तो इसमें भी बहुत सा चीज़ आता है कि ये पैरेलल है, पैरेलल बीम है, ये पैरेलल बीम है। हम थोड़ा सा नॉलेज के लिए बताते हैं। ये अगर बात बोला जाए तो ये कन्वर्जिंग बीम है। कन्वर्जिंग बीम है मतलब कि एक पॉइंट पर आकर मिल गया, यानी कि ये कैसा है, कन्वर्जिंग बीम है। नॉलेज आप गेन करते जाइए, कन्वर्जिंग बीम, ठीक है, पैरेलल बीम। डाइवर्जिंग बीम भी होता है। डाइवर्जिंग में मतलब कि एक पॉइंट से ऐसे लाइट रे ऐसे निकलते जा रहे हैं, तो ये कैसा है, डाइवर्जिंग है। ये कैसा है, डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग बीम होता है जो एक पॉइंट पर आकर मिल जाए, एक पॉइंट पर आकर मिल जाए। पैरेलल बीम हो गया जो मतलब इक्वली डिस्टेंस, और उसके बाद हो गया डाइवर्जिंग, यानी कि एक पॉइंट से निकल कर। तो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। आगे अब थोड़ा सा लाइट के बारे में, कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं कि लाइट का कुछ गुण के बारे में हमको जानना जरूरी है। तो लाइट का कुछ गुण के बारे में जान लेते हैं। गुण तो हर किसी के बारे में जानना जरूरी है, जैसे कि आपका भी कुछ गुण होगा, मेरा भी कुछ गुण होगा, उसी तरह लाइट का भी कुछ गुण है। तो लाइट क्या है, तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। लाइट एक कैसा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सर लाइट वेव है, हाँ, लाइट एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको देखा जाए तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये मोशन में आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्ज की वजह से। चार्ज, हर चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है, और हर मैग्नेट भी अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है। तो इसके फील्ड की वजह से करंट एक जगह से दूसरे जगह मोशन करता है। तो ये कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि अगर हम बात करें कि ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई हो गया, ये जेड एक्सिस। अगर वाई के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी के अलॉन्ग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। बी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड द्वारा डिनोट करते हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट अपने चारों तरफ जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक, अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ को बात को ध्यान रखना है। और ये क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, प्रोपेगेशंस ऑफ लाइट, यानी कि प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट रे का प्रोपेगेशन हमेशा इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर। यानी कि एक्स के अलॉन्ग अगर मान लेते हैं, वाई के अलॉन्ग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जेड के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, तो उस केस में एक्स के अलॉन्ग लाइट का क्या हो जाएगा, प्रोपेगेशन हो जाएगा, जिसके वजह से लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या इसी को बहुत जन ट्रांसवर्स वेव भी बोल देता है, लेकिन एक्चुअल में ओरिजिनल अगर बात बोला जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
बात को दिमाग में रखना, ऐसे सोशलेट होकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ठीक है। और बात, लाइट डज नॉट रिक्वायर्स अ मीडियम, इसीलिए लाइट को कोई मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, जैसे लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब कोई इसका मीडियम का जरूरत नहीं, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है फॉर इट्स प्रोपेगेशन, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। लाइट बिना मीडियम का चलता है, नहीं तो अगर मीडियम का जरूरत होता तो आप सोचो कि सन से जो लाइट आ रहा है तो बीच में तो वैक्यूम है, वहाँ पे तो कोई पार्टिकल नहीं है, तो वहाँ से लाइट आना ही नहीं चाहिए। तो एक्चुअल में उसको लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से लाइट रे क्या करता है, प्रोपेगेशंस करता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, यानी कि एक्स हो गया, वाई हो गया, यानी किसी को मान सकते हो। देखो एक्स वाई में बहुत बच्चा चिंता, सर आप एक्स ऊपर कैसे मान सकते हैं, चलो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो अगर एक्स और मतलब दो किसी एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक के अलॉन्ग वो प्रोपेगेट करेगा, हमेशा परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगला, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। अब बात आता है कि सर लाइट जब वेव है तो स्ट्रेट लाइन में आ जाना चाहिए, नहीं, लाइट स्ट्रेट लाइन में जाता है, उसका वेवलेंथ इतना कम होता है कि मतलब ये जो दिखता है ऐसे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में दिखता है, सीधा एक लाइन में दिखता है। इसलिए लाइट का मोशन से अगर देखा जाए तो बोला जाए स्ट्रेट लाइन। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, जनरली स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर में बोला जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओहो, लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। आंख बंद किया, दम एक के बार खराक दे, लाइट इतना स्पीड से चलता है। लाइट का स्पीड अभी तक, इसलिए साइंस में अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा हम लोग स्पीड लाइट का स्पीड अभी हम लोग मानकर चल रहा है। अगर उसी को अगर अध्यात्म में जाओ तो मन का स्पीड से जाते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम लोग वैसा के बारे में बात कुछ नहीं करते। स्पीड ऑफ लाइट वेव्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच दे पासेस, यानी कि वो मीडियम पर भी डिपेंड करता है। बात तो सही है, इसी के बारे में तो हम लोग रिफ्रैक्शंस पढ़ने वाले हैं। अगर ग्लास स्लैब से लाइट जाता है तो ग्लास स्लैब से जब लाइट जाएगा तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये आगे समझ में आएगा। कैसा, क्यों? क्योंकि उसका लाइट का स्पीड को चेंज कर दिया मीडियम में डालने की वजह से। हाँ, एक बात और जाता है कि लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, लाइट के पास डुअल नेचर होता है, वेव एंड पार्टिकल नेचर, यानी कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, जो कि ये मॉडर्न कंसेप्ट बोलता है। मॉडर्न कंसेप्ट बोलता है कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, वेव भी है लाइट और पार्टिकल भी है, क्योंकि लाइट के पास कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज है जो कि बताता है कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल्स भी है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे और अच्छा से जानेंगे। हायर क्लास में तो बहुत डिटेल में पढ़ना है, अभी नहीं, अभी हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना था। चलिए और जान लेते हैं। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शंस, जो कि टॉपिक का नेम था रिफ्लेक्शंस। हाँ, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट या स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस एंड रिटर्न्स बैक इन सेम मीडियम, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो ये क्या है कि अगर आप एक कोई पॉलिश सरफेस लेते हैं, ये क्या हो गया, एक पॉलिश सरफेस हो गया। अगर इस पर अगर कोई लाइट रे को आप लाते हैं और इंसिडेंट कराते हैं, ये लाइट रे, जो लाइट रे आया उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो आया उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जहाँ पर आया मतलब पॉइंट वो, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसी को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है सर, इस सरफेस को क्या बोलते हैं, इस सरफेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका एक सरफेस पॉलिश्ड है, पॉलिश मतलब कि कलर किया, सिल्वर किया गया। तो जब लाइट रे यहाँ पर आया और आकर एक पॉइंट पर आया और आने के बाद ये एक डायरेक्शन में गया, इस रे को हम लोग बोलते हैं, ये जो रे गया इस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सर ये रिफ्लेक्टेड रे, हाँ चलो हम थोड़ा सा और साफ से लिखते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और यहीं पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर इस सरफेस का परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। सरफेस का परपेंडिकुलर, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल को एन द्वारा डिनोट करता है, जो सरफेस का परपेंडिकुलर था, हमेशा सरफेस का परपेंडिकुलर था। यानी कि यहाँ पर लाइट रे आएगा तो इसी पर रिटर्न बैक चला जाएगा।
यहाँ पर लाइट रे आया, इसी पर रिटर्न बैक चला जाएगा। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये पॉलिश सरफेस है। तो इसी में अगर देखा जाए, अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो एक बात आता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पॉलिश सरफेस लाइक का क्या हो जाएगा, मिरर या वाटर, जो भी है कि इसको हम लोग ले सकते हैं। द परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द नॉर्मल, उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। और रे मतलब रे इंसिडेंट ऑन द नॉर्मल रिटर्न्स बैक ऑन द सेम मीडियम या सेम पाथ, मतलब जहाँ पर आया नॉर्मल होता है 90 डिग्री पर सरफेस का, एक बोल सकता है सरफेस का परपेंडिकुलर आया लाइट रे, उसी पर रिटर्न बैक चला जाएगा। सम पार्ट ऑफ लाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द मीडियम, लेकिन इस चीज़ को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, मानते हैं कि मीडियम कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर गया, लेकिन उसको हमको नेगलेक्ट करके चलना है। अब यहीं पर एक बात आता है कि यहाँ पर सर ये जो एंगल बना, ये एंगल बना, ये एंगल बना, ये भी एक एंगल बना, ये भी एक एंगल बना। तो अब यहाँ पर हम बात करें तो ये जो लाइट रे आया, ये लाइट रे आया, ये इंसिडेंट रे गया, ये रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पर ये नॉर्मल। और इस आई और आर को क्या बोलते हैं? तो आई को हम लोग अगर हम बात करें तो आई को हम लोग बोलते हैं, आई को अगर हम लोग बात करें तो आई को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और आर को क्या बोलते हैं? तो आर को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये इसी को देखते हुए लाइट का कुछ लॉज आया, कुछ लाइट का लॉज आया जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी लॉ क्या आया देखो, बहुत अच्छा है, लॉ को याद रखने, रट्टा मारने का पढ़ाई है ही नहीं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। देखो तीनों एक प्लेन में है, देखो ध्यान सुनो, ये आजा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों एक प्लेन में है। ये देखो बोर्ड पर है ना, प्लेन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। पहला लॉ खत्म। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन, यानी ये एंगल हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि अगर मान लो कि ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, मतलब ये एंगल दोनों एक दूसरे का क्या होगा, इक्वल होगा। अब बात आता है कि इसमें सर इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी आता है इस एंगल को, ये एंगल या ये एंगल, ठीक है, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो ये एंगल को बोलेंगे क्या, तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं ग्लेंस एंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेंस एंगल। x को हम लोग जैसे, चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको हम लोग आगे हम इसको ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ग्लेंस एंगल जो सरफेस, मतलब जो इंसिडेंट रे जो सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको ग्लेंस एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे जो सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा बात याद रखना है, नॉर्मल सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में बनता है। ठीक है, आगे हाँ, ग्लेंस एंगल बता दिए, ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द मिरर या सरफेस, जो भी। ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे होता है यहाँ पर, रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द मिरर या सरफेस, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे सरफेस के साथ या मिरर के साथ यहाँ रे होता है। ठीक है, रे नहीं रे, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस भी हम आपको सिखा दिए बहुत अच्छा से, बहुत बढ़िया से। क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे प्रैक्टिस हो जाएगा, एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ऑल लाइज इन द क्या हो जाएगा, सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस चीज़ को याद रखना है। हाँ, दोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
बहुत जन बोलता है कि ये ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और हम बोलते हैं कि हाँ है, 100% प्रूव कर देंगे। तो ये बोलता है कि इरेगुलर सरफेस ले लिया जाए तो सर यहाँ पर लाइट रे ऐसा फॉलो नहीं करेगा, नहीं करेगा। देखो अभी हम देखो करा कर दिखाते हैं। चलो कैसा भी टेढ़ा मेरा सरफेस ले लो, चलो ठीक है। यहाँ पर लाइट रे क्या कहाँ पर बोल रहे हो कि नहीं करेगा, हर जगह करेगा। मान लो यहाँ पे एक लाइट रे आया, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, अब ये जाएगा कहाँ? मेन क्या है कि रे ड्रॉ करना ही नहीं आता है, तो सर कहाँ से होगा? रे ड्रॉ करना आना चाहिए ना। अब देखो यहाँ पर सरफेस का परपेंडिकुलर पहले एक नॉर्मल लो, ये सरफेस का परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल, ये इसके साथ 90 है। अब यहाँ पर नॉर्मल ऐसे बना देता हूँ टेढ़ा, इसके वजह से दिक्कत होता है। मतलब नॉर्मल मतलब सीधा नहीं, ऐसा नहीं है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और देखो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, गया। देखो दोनों एंगल बराबर हुआ। कहीं पर भी अगर मान लो कि यहाँ पर लाइट रे आया तो यहाँ पर भी आया, तो पहले सरफेस का परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉन करो, ये नॉर्मल हो गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाए। अब ये नहीं कि इसके साथ बना देना, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाए, अब जितना एंगल हुआ उतना ही एंगल पर इधर भेज दो, ठीक है। एंगल पर हर केस में देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सरफेस दम प्लेन होगा तब जाके ये लॉ वैलिड होगा, नहीं, किसी भी तरह का सरफेस के लिए लॉ वैलिड है, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना। वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज में क्या अंतर है? एक्चुअल में वर्चुअल और रियल इमेज में अगर डिफरेंस अगर हम देखें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये थोड़ा समझते हैं, थोड़ा जानते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। अगर बात करते हैं वर्चुअल इमेज का, तो वर्चुअल इमेज यानी कि इसको इमेज को हम लोग स्क्रीन पर तो ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, और ये इमेज बनता कैसे है? तो जब भी जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं, ध्यान समझना है, ध्यान समझना है। जैसे कोई हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे, वो ऑब्जेक्ट रख दिए। अब देखो इमेज बनाने के लिए, जब भी हम लोग इमेज बनाएंगे तो इमेज बनाने के लिए एक बात याद रखना है कि जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रे काटे या काटता हुआ अपीयरिंग हो, यानी कि इंटरसेक्ट करे, रिफ्लेक्टेड, हमेशा कभी भी इमेज बनता है रिफ्लेक्टेड रे से। तो दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर एक्चुअल में इंटरसेक्ट करे या करता हुआ अपीयरिंग हो तब जाकर इमेज बनेगा। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, तो हम यहाँ दो लेते हैं। अब यहाँ से लाइट रे को हम एक बार इधर इंसिडेंट कराएं, एक यहाँ कराएं, ठीक है। तो ये दोनों इंसिडेंट रे है। अब एक बात दिमाग में डाल लो कि जब भी यहाँ पर इंसिडेंट कराते हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल हमेशा सरफेस का क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये एंगल अगर आई होगा तो इतना ही बराबर पर लाइट रे इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि एंगल ये आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लाइट रे आया तो पहले हम लोग यहाँ पर भी नॉर्मल को ड्रॉन करेंगे। तो जैसे ही नॉर्मल ड्रॉन करेंगे तो ये आई है, तो उतना ही बराबर पर एंगल आर पर ये लाइट रे रिफ्लेक्शंस हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिलने वाला नहीं है, ये एक ऊपर गया एक नीचे गया। तो अब इसमें इमेज कहाँ बनेगा? तो इसका डॉट साइन पीछे की तरफ बनाएंगे, यानी कि दोनों द्वारा डॉट साइन बनाया जाएगा, हाँ यहाँ पर ये। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो इमेज बना, ये इमेज कैसा बना? तो ये बना वर्चुअल इमेज, यानी कि अगर हम बात करें तो ये वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हुआ। वर्चुअल इमेज क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट रे मिला नहीं, यहाँ पर अपीयरिंग हुआ, और यहाँ पर एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का एक खास बात यह है कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है, एकदम बराबर डिस्टेंस पर। देख लेते हैं, वर्चुअल इमेज हो गया, तो ये लाइट रे मिला नहीं, मिलता हुआ अपीयरिंग हुआ। तो इस तरह से जो इमेज बना, इस तरह का इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज, और इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, यानी कि डज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी कि इसको स्क्रीन पर हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इसको बाद में हम डाल। वर्चुअल इमेज कैसे होता है? जहां रिफ्लेक्टेड रे अपीयरिंग टू मीट होता है, जिसके वजह से इमेज जो बनता है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, और इसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं करते हैं। ये ज़्यादातर किस में बनता है? तो अगर हम बात करें तो प्लेन मिरर में बनता है, प्लेन मिरर में बनता है। इसके अलावा ये एक चीज़ और बनता है जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर में बनता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ कन्वेक्स मिरर में बनेगा, मोस्ट ऑफ कन्वेक्स मिरर में, या कनकेव लेंस में बनता है, और ये बन सकता है, कंडीशन हो सकता है, लेकिन हम बता दें कि मोस्ट ऑफ देखा जाए तो ये इमेज इसमें मिलता हुआ दिखाई देता है। इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं वर्चुअली।
जबकि रियल इमेज देखा जाए तो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, जो रियल में। अब देखो ध्यान समझो, जैसे कि हम ये फिर से हम एक प्लेन मिरर ले लिए, प्लेन मिरर लेते हैं। ऐसे प्लेन मिरर में अब देखो, अब की बार रे को हम थोड़ा सा इस डायरेक्शन में लेकर आते हैं। ये लाइट रे ऐसे मान लेते हैं कहीं दूर से बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो या जो भी है। एक्चुअल में यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, अब हम मान लेते हैं कि अब थोड़ा समझाना है तो हमको, इसीलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर लाइट रे आएगा। तो लाइट रे आएगा तो जितना एंगल पर इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल पर क्या होगा, रिफ्लेक्शंस होगा। तो यहाँ से लाइट रे, यही तो नॉर्मल बोलते हैं ना, नॉर्मल हमेशा सरफेस का परपेंडिकुलर, तो ये आर हो जाएगा। उसी तरह ये लाइट रे आया तो पहले हम नॉर्मल ड्रॉन किए, ये आई हो गया, उतना ही बराबर पर क्या हो गया, रिफ्लेक्शंस यानी आर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर इमेज कैसा बना, इस यहाँ पर इमेज कैसा बना, तो ये जो इमेज बना, ये इमेज बना रियल इमेज बना, ये रियल इमेज बना। तो सर यहाँ पर ऑब्जेक्ट किधर है, तो देखो ऑब्जेक्ट को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसी को डॉट लाइन बना लो, डॉट लाइन इंसिडेंट रे को। जैसे ही इंसिडेंट को डॉट बनाया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो यहाँ इमेज रियल है तो ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल है। यही प्लेन मिरर का खासियत होता है, दोनों में से कोई एक। देखो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल हो गया, यानी कि वर्चुअल होगा, इमेज या तो रियल होगा या तो ऑब्जेक्ट रियल होगा, दोनों में कोई एक वर्चुअल होगा। अब बात इस तरह का इमेज को, जब रियल इमेज बनता है तो रियल इमेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी कि इस तरह का इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। अभी देखो हम ये सब कम बनाए, आगे जाकर डिटेल बनाएंगे। ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये ज़्यादातर इमेज किस में दिखाई देगा, या तो कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में, या तो कन्वेक्स लेंस में, कन्वेक्स लेंस में। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे। एक बार दिमाग में डाल देना है पहले बेसिक चीज़, यहाँ पर वर्चुअल में अपीयर टू मीट होगा, यहाँ पर एक्चुअल में जहाँ पर रिफ्लेक्टेड है, देखो ये इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर काटा तो हमेशा इमेज बनता है रिफ्लेक्टेड रे से, ठीक है। और बात हम थोड़ा जानते हैं, और इमेज का हम लोग ले लेते हैं कि ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। तो चलिए हम ले लेते हैं इमेज का और भी कंडीशंस। जैसे देखो प्लेन मिरर का इमेज का एक और भी खासियत, अब देखो प्लेन मिरर का बहुत सारा इमेज हम बना सकते हैं। जैसे कि मेरे पास और भी हम ले लेते हैं, ये प्लेन मिरर है मेरे पास, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, इसके लाइन पर कहीं पर एक ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं, रख सकते हैं, आप अपने ऊपर से डिपेंड करता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट को रखें तो लाइट रे को अगर इसके अलोंग भेजेंगे तो इसी पर क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक आ जाएगा। लेकिन लाइट रे को अगर कुछ एंगल पर भी यहाँ पर भेजे तो ये लाइट रे टकरा कर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो एक्चुअल में क्यों गया ऊपर, क्योंकि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। अब देखो ये इसी पर रिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि नॉर्मल जैसा, देखो ध्यान समझो, नॉर्मल क्या होता है, सरफेस का परपेंडिकुलर। सरफेस का परपेंडिकुलर कभी भी कोई लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं तो उसी को वापस चला जाता है। ये इंसिडेंट रे हुआ, आया तो हम पहले एक नॉर्मल बना लिए, नॉर्मल हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ क्या होता है, रिफ्लेक्शंस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस अभी बताया था, आई इक्वल टू क्या होता है, आर। तो यहाँ पर इमेज किधर बनेगा, यहाँ पर अगर इमेज देखा जाए तो यहाँ पर इमेज ये बनेगा, ये इमेज कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है। रे डायग्राम हम बनाना सिखा देंगे, इतना मजा आएगा। तो ये वर्चुअल इमेज है। इसी तरह से और भी कंडीशंस हो सकता है, जैसे कि अगर मान लो कि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रखना चाहते हो, मन में क्वेश्चन जैसा भी है हम क्वेश्चंस को क्लियर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रखना चाहते हो, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट अगर रखना चाहते हो रख लो। जैसे हम यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रख दें, अब इसका बोले कि इमेज बनाइए कि प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनेगा, ए और बी। पहला लाइट रे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही, यहाँ से लाइट रे को भेजा जाएगा, इसी पर वापस आ जाएगा, यहाँ से लाइट रे को भेजा जाएगा, इसी पर वापस आ जाएगा, क्योंकि सरफेस का परपेंडिकुलर नॉर्मल जैसा काम करेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है। अगर इसको कुछ एंगल पर भेजें तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल है, ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, ठीक है। यहाँ पर भेजेंगे तो पहले नॉर्मल बना लेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शंस, दोनों इक्वल। अब यहाँ पर लाइट रे इधर नहीं मिलेगा, अब इधर मिलने वाला नहीं है, दूर जा रहा है, तो इधर डॉट लाइन, अब इधर डॉट लाइन। अब देखो डॉट लाइन कैसे बनाना है, ये भी लाइन को खींचना, ये भी, क्योंकि इसी पर रिफ्लेक्शंस हो गया। बस आ जाओ, टिक टिक टिक। देखो अब यहाँ पर ये जो इमेज बना ए डैश बी डैश, अब ये एक्चुअल में इमेज बना, ये इस ऑब्जेक्ट का अगर हम इमेज का बात करें कि ऑब्जेक्ट का इमेज ये बना, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर में बना। हाँ एक बात हमेशा याद रखो कि ये वाला जो डिस्टेंस है
इस डिस्टेंस का क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू लेते हैं, इमेज डिस्टेंस को भी लेते हैं, ये हमेशा इक्वल होगा। सेम साइज बनेगा, प्लेन मिरर में जब भी इमेज बनता है सेम साइज बनता है, साथ ही साथ कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। इरेक्ट मतलब कि अगर हम लोग बात करें कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखाई देना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखाई देना, ऐसा। या अगर हम लोग बात करें और भी चीज़, तो इसमें वर्चुअल बनता है। वर्चुअल मतलब क्या है, जब तक ऑब्जेक्ट है तो इमेज है, ऑब्जेक्ट हटा दिए इमेज भी हट गया, काम खत्म। इसको, इस बात को याद रखना है। सेम साइज बनेगा, इसको याद रखेंगे बहुत अच्छा से। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, हम तो समझा दिए। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड या इनसाइड द मिरर, देखो यही बना था प्लेन मिरर में, जो इमेज बना था इनसाइड बन रहा था, अंदर बन रहा था। दूसरा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज का जो साइज होगा उतना ही, मतलब इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट का साइज के बराबर होगा। इमेज इज लैटरली क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। इमेज इज वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल यानी कि जब तक ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज, नहीं तो अदरवाइज। इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट भी मतलब हो जाएगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, लैटरली इन्वर्टेड। अब कुछ गोल्डन की पॉइंट्स उसको जान लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। क्वेश्चंस तो हम देंगे ही, गोल्डन की पॉइंट्स को पहले अच्छा से हम लोग जान लेते हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है ये बोलता है, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट इमर्ज्ड इन विच इट इज नाइदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल, द न्यू थ्योरी रिकॉग्नाइज द पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट विद द वेव नेचर। यानी कि जो नया थ्योरी है लाइट का, ये बताता है कि लाइट वेव भी है और साथ ही साथ पार्टिकल है। वेव प्लस पार्टिकल का नेचर दोनों को डिनोट करता है, दैट इज कॉल्ड, इसके पास ड्यूअल नेचर है। और ड्यूअल नेचर होने की वजह से, जो कि इसी को प्लांक्स बताते हैं, जिसके बारे में पहले चर्चा किया कि प्लांक्स की वेव थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। फिर आते हैं आइंस्टाइन, जो वर्ल्ड के जीनियस आदमी, वो बोलते हैं कि लाइट का जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है, जो एनर्जी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और एक फोटोन का एनर्जी जो है, यानी कि जितना नंबर ऑफ फोटोन का एनर्जी अगर बोला जाए, फोटोन का एनर्जी जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो लाइट का इंटेंसिटी उतना ज़्यादा बढ़ता है, यानी कि लाइट में चमक उतना ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, और समझा जाए, देखो ये अभी आ गया, ये हम जो बोल रहे थे, तो समझा जाए थोड़ा सा और बात को हम लोग समझें। तो लाइट को लेकर, नेचर ऑफ लाइट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। पहले अगर बोला जाए लाइट का, सबसे पहले जो न्यूटन्स का, तो कर्पस्कुलर जो थ्योरी आया, कर्पस्कुलर जो थ्योरी आया, इस थ्योरी के अनुसार न्यूटन्स बोले थे कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। सबसे पहले बोले थे न्यूटन्स, और उस पार्टिकल का नाम एक बोल रहे थे क्या, कर्पस्कुलर बोले थे, मतलब उस पार्टिकल का नाम। मतलब न्यूटन जो बोले थे एक टाइम में बहुत जीनियस आदमी, वो जो बोल देते थे आदमी को मानना ही पड़ता था। तो इनके अकॉर्डिंग लाइट पार्टिकल था, और इस बिलीव को लेकर साइंटिस्ट लोग काफ़ी लंबा समय तक रहा। उसके बाद ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, हाइजेंस हैं, ठीक है, हाइजेंस है, यंग्स बोलते हैं, यंग्स डबल एक्स उनका एक्सपेरिमेंट था, तो यंग्स है, वो सब अलग अलग लाइट का बिहेवियर दिए कि वेव है लाइट, लेकिन उस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि न्यूटन्स अपने टाइम का इतना जीनियस थे कि उनके बाद पर हर किसी को भरोसा था। वो बोल दिए हैं तो मतलब सही है तो सही है। दूसरा चीज़ देखो, बाद में ये प्रूव हो गया कि नेचर ऑफ लाइट कैसा होता है, वेव नेचर होता है। फिर धीरे धीरे मालूम चला कि क्वांटम थ्योरी आ गया लाइट का। क्वांटम थ्योरी को कौन दिए, प्लांक्स साइंटिस्ट थे, जो कि क्वांटम थ्योरी दिए कि लाइट क्या है, लाइट का छोटा पार्टिकल को क्वांटम बोला गया, क्वांटम थ्योरी। ठीक है, उसके बाद फिर बाद में मालूम चला कि डी ब्रॉगली है। डी ब्रॉगली बोले कि लाइट के बाद क्या है, ड्यूअल नेचर है, मतलब पार्टिकल जैसा भी लाइट होता है और साथ ही साथ क्या होता है, वेव जैसा भी होता है। आगे, डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशंस ऑफ द ऑप्टिकल मीडियम आर डिवाइडेड इनटू 2 वेट्स। अब देखो कंपोजिशन जो होता है ऑप्टिकल मीडियम का, उसको 2 तरीका से हम लोग बांट सकते हैं। अब ये कौन कौन 2 तरीका है, अच्छा से थोड़ा समझा जाए। पहला, होमोजीनियस मीडियम लाइक वैक्यूम, डिस्टिलेटेड वाटर, ग्लास। होमोजीनियस यानी कि सब जगह का पार्टिकल का कंपोजिशन सेम। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मीडियम, लाइक एयर हो गया, मडी वाटर हो गया, फॉग गया, एक्सेट्रा। यहाँ पर ये हेट्रोजीनियस क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंपोजिशंस बराबर नहीं है, कहीं पर एयर का डेंसिटी ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। जहाँ पर एयर हॉट है वहाँ पर डेंसिटी यानी पार्टिकल दूर भागने लगता है तो डेंसिटी घट जाता है, और जहाँ पर कोल्ड है वहाँ पर डेंसिटी क्या करता है, इंक्रीज, इसीलिए हेट्रोजीनियस। और बात, नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द a mirror depends on the
पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का पोजीशंस कहाँ रखते हैं उसी पर किसी भी इमेज का नेचर को डिपेंड करता है। बात तो सही है, जैसे कि हम लिए हुए थे, यानी कि अगर अलग अलग अगर मान लो अलग अलग पोजीशंस पर लेंगे भी, जब स्फेरिकल मिरर में अलग अलग पोजीशंस पर हम लेंगे तो इमेज का डायरेक्ट वैल्यू मतलब इमेज का नेचर, यानी कभी रियल होगा, कभी वर्चुअल होगा, कभी इरेक्ट होगा, कभी इन्वर्टेड होगा, कभी मैग्नीफाइड होगा, कभी डिमिनिश, ये सब होगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा और कुछ नॉलेज गेन करते हैं, बहुत ही ज़रूरी है नॉलेज को गेन करना, ये सब कंपटीशंस के लिए। अगर ओलंपियाड्स या NTSC या टाटा अप्रेंटिस वो सब फॉर्म वॉर्म भर रहे हो तो उसमें ये सब आता है, बहुत अच्छा से पूछ रहा है, तो नॉलेज को गेन किया जाए। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द टू प्लेन मिरर, अब किसी भी दो प्लेन द्वारा कितना इमेजेस बन सकता है। पहला चीज़ केस 1 360 बाई क्या हो जाएगा थीटा, यानी कि थीटा से डिवाइड कर दिया जाए n, इफ द n इज इवन, अगर n का वैल्यू अगर इमेज आएगा तो ऑब्जेक्ट प्लेस सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली, देन नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू n माइनस क्या हो जाएगा 1। अब एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर, जहाँ थीटा क्या है एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर। अब देखो ये है क्या, थोड़ा समझाते हैं पहला, और कंपटीशंस में तो केवल याद रख लोगे तो काम हो जाएगा कैसे, तो देखा जाए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम दो मिरर रख दिए, ये दोनों को कितना डिग्री पर रख दिए 90 डिग्री पर। देखो ध्यान समझना, आगे क्वेश्चंस पे आएगा। यहाँ पर कभी ऑब्जेक्ट रख दिए, कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, अब इसके द्वारा कितना इमेजेस बनेगा, कितना इमेज प्लेन मिरर बनाएगा। तो अगर फार्मूला से जाए तो खड़ाक देख के बना देंगे दम, कितना दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ओके सर, तो 360 बाई कितना हो जाएगा 90, यानी कि n का वैल्यू आ गया 4, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस होगा 4 माइनस 1 यानी कि 3 इमेजेस बनेगा। 3 इमेजेस बना कर दिखाइए सर, दिखा देते हैं। देखो पहला, अगर इस पर लाइट रे को भेजोगे, एक्चुअल में जाता नहीं है, क्रॉस नहीं करता है, जानते भी हो कि ये गया तो इसी वापस, लेकिन डॉट साइन से इधर आगे बढ़ा, तो इतना बराबर डिस्टेंस पर, तो पहला इमेज तो यहीं बनेगा, पहला इमेज ये बनेगा। दूसरा, अगर यहाँ पर लाइट रे को भेजा जाए यहाँ पर, तो लाइट रे गया इसी वापस आया, तो यानी कि एक इमेज बराबर डिस्टेंस है। एक इमेज और भी बनता है, एक इमेज किधर बनता है तो एक इमेज इधर बनता है इस साइड में, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इसी का अगर बराबर अगर सिमेट्रिकली अगर हम देखें, हम बना देंगे हमको बना देंगे, लेकिन हम बताते हैं अभी कि एक इमेज पहला I1 यहाँ, I2 यहाँ, I3 यहाँ, यानी कि 3 इमेजेस बनेगा। ये भी इमेजेस बनेगा, ये भी इमेजेस बनेगा। कैसे, चलिए देखिए। अगर लाइट रे को बहुत ही ध्यान से समझते जाना है, एकदम मज़ा आने वाला है, इंजॉय करोगे। यह लाइट रे गया, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, तो यह हम एक काम करते हैं, पहले दो समझ में आ गया, तीसरा इमेज में हम बता देते हैं, इसको मिटा कर थोड़ा सा। तो देखो तीसरा इमेज को हम बनाते हैं, ऐसे दो ठो मिरर रख दें, ठीक है। अब देखो पहला लाइट रे यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ध्यान समझना, बना देंगे यार। देखो ये क्योंकि ये नॉर्मल, ये लाइट रे आया तो ऐसे, चलो ठीक है, ये लाइट है, तो ये इंसिडेंट ऑब्जेक्ट, ये बन गया ना इमेज। ये पहला इमेज हो गया। दूसरा इमेज कहाँ बनाए थे, देखो यहीं पर लाइट रे आया था इसी पर वापस, यानी कि डॉटेड साइन से हम बोले थे इसको एक इमेज बना देना है। फिर यहाँ पर चलो, तो ये हो गया पहला इमेज, दूसरा इमेज, तीसरा इमेज, टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सिमेट्रिकली हो या अनसिमेट्रिकली हो, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से 45 डिग्री पर रखा जाए या 30 डिग्री पर, यानी कि 30 डिग्री पर भी रखा जाए तो इमेज क्या बनेगा, सेम बनेगा। जब n का वैल्यू क्या आ जाए, इवन आ जाए, n का वैल्यू इवन, देखो 4 है वैल्यू, 4 क्या है इवन है, तो इसीलिए नंबर ऑफ इमेजेस बराबर होगा, ठीक है। इसी में एक चीज़ और आता है कि कभी ऑब्जेक्ट मान लो n 0 डिग्री एंगल हो जाए, दोनों का बीच का 0 डिग्री एंगल हो जाए, यानी थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो उस केस में एंगल कितना बनेगा, इन्फिनाइट। 360 बाई 0 इज इन्फिनाइट। क्यों इन्फिनाइट इमेजेस, हाँ इन्फिनाइट इमेजेस बनेगा। बना कर दिखा दें, तो चलिए बना कर दिखाते हैं। थोड़ा सा जगह हम प्लेस लेते हैं और यहाँ बनाते हैं, देखिए
ओके, नंबर ऑफ इमेजेस कितना, इन्फिनाइट बनाना है तो बनाते हैं। ये हो गया एक मिरर, ठीक है सर, ले लिए मिरर, बहुत अच्छा है, थोड़ा सीधा, चलो ठीक है। दूसरा ये, दोनों को पैरेलल रखे तो इसीलिए क्या हो गया, दोनों का बीच का एंगल 0 डिग्री। अब देखो यहाँ पर कभी भी ऑब्जेक्ट रखते हो, पहला यहीं पर ऑब्जेक्ट रखते हो, ओके, तो यहाँ पर लाइट रह जाएगा, इसी को वापस, यहाँ पर लाइट रहे, यहाँ इसी को वापस, यानी कि ये तो सबके लिए क्या होगा, सेम हो जाएगा लाइट, ठीक है। अब यहाँ पर लाइट रे भेजते हो तो नॉर्मल ड्रॉन करोगे, लाइट रे इधर जाएगा, यानी कि इमेज किधर बनेगा, पहला इमेज यहाँ, दूसरा इमेज लाइट रे को यहाँ भेजते हो तो नॉर्मल बनाते हो, ये गया ऊपर, यानी कि फिर एक इमेज बना यहाँ। बहुत ही आसान है, देखो ये लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे डॉटेड लाइन द्वारा है, देखो इसी पर लाइट गया, इसी वापस आ गया, ऑब्जेक्ट गया वापस आ गया। उसी तरह फिर यहाँ आया लाइट रे, फिर यहाँ से रिफ्लेक्टेड होगा तो ये इमेज एक और बनाएगा, ठीक है। उसी तरह ये लाइट रे फिर यहाँ गया तो फिर यहाँ पर एक इमेज बनाएगा। ये ऐसे करके नंबर ऑफ इन्फिनाइट इमेजेस बनाएगा, इन्फिनाइट इमेजेस, नॉर्मल ड्रॉन करते जाना है और खींचते जाना है, फिर ऊपर इन्फिनाइट इमेजेस बनेगा, ठीक है। इस बात को याद रखना, इसलिए देखना जब सैलून में जब मिरर लगा रहता है, जब झाँकते होता है तुम्हारे अंदर एक इमेज, एक और इमेज मतलब बना दिखाता है एक्चुअली, ठीक है। कंसेप्ट को याद रखना है, बस हम ये चीज़ जानना चाहते हैं कि कंसेप्ट आप याद रखें। रट्टा वट्टा मारने वाला पढ़ाई कुछ हम कराने वाले हैं नहीं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है, लेकिन कंसेप्ट पर हम लोग बात करते हैं और कंसेप्ट पे बात करेंगे, फालतू का बात नहीं, इधर उधर का बात नहीं। देखो केस 2, 360 बाई कितना हो जाएगा, थीटा, 360 बाई थीटा अगर निकालते हैं और वैल्यू एन का वैल्यू क्या हो, ऑड हो, तो अगर एन का वैल्यू अगर ऑड आता है तब फॉर सिमेट्रिकल के लिए, अगर सिमेट्रिकल के लिए हम बात करते हैं, तब उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू हो जाता है n-1। सिमेट्रिकली मतलब क्या है, यानी कि दोनों का बीच का एंगल कुछ ऐसा हो कि मतलब जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली मतलब दोनों बराबर एंगल ना हो, मतलब ये एंगल अलग हो θ1 और ये θ2 क्या हो, अलग हो, मतलब दोनों का बीच का अब ये ऑब्जेक्ट रखें। और सिमेट्रिकली का मतलब होता है दोनों का वैल्यू क्या हो, एंगल सेम। तो अगर θ1 θ2 अगर इक्वल नहीं है तब उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। और फॉर सिमेट्रिकल अगर होगा तो फॉर सिमेट्रिकल के लिए हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो n हो जाएगा, यानी कि जितना वैल्यू आएगा। हाँ, इवन होगा तो कोई सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का वैल्यू नहीं है, n-1। अगर ऑड होगा तो सिमेट्रिकल के केस में n-1 और अनसिमेट्रिकल केस में हो जाएगा n, ठीक है। अभी सब आगे आएगा, क्वेश्चंस भी आएगा। तो चलो पहला क्वेश्चंस, आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। नेम द साइंटिस्ट हु वाज गिवन द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, तो कौन, प्लांक्स क्वांटम ही क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को दिए थे। चलो छोटा छोटा क्वेश्चन है फटाफट। व्हाट इज मेंट बाय द सेल्फ लिमिनस ऑब्जेक्ट, गिव एन एग्जांपल। सेल्फ लिमिनस मतलब जो खुद में लाइट दे, जो लाइट खुद देता है उस तरह का ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं सेल्फ लिमिनस। जो कोई पढ़े अभी, जैसे कि हो गया सन, हो गया स्टार, हो गया, एग्जाम्पल बता दिए, तो उस तरह का ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं। एनी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल थीटा विथ इट if the angle between the incident and reflected rays is 80 डिग्री as shown in the figure। हम फिगर बना देंगे, चिंता नहीं करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखो एक हम फिगर बनाते हैं, एक बोला कि प्लेन मिरर है, ठीक है सर, बोला कि इस प्लेन मिरर पर एक लाइट इंसिडेंट हुआ और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्टेड भी हुआ। अब ये तो तुम जानते हो कि नॉर्मल होता है, ठीक है सर, बताए हैं आप। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में बोला कि इफ़ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज़ 80 डिग्री, मतलब ये एंगल दिया है 80 डिग्री, और बोल रहा है कि हमको थीटा का वैल्यू बताना है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर और मेकिंग एन एंगल थीटा, यानी ये एंगल हमको थीटा का वैल्यू बताना है। हमको कहीं ना कहीं किसका वैल्यू बताना है, थीटा का वैल्यू बताना है। कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है। देखो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। इंसिडेंट रे नॉर्मल, क्या बीच का एंगल का एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल। अब हम जानते हैं कि आई
इक्वल टू क्या होता है, आर होता है, सर आप पढ़ाए हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, ठीक है। यानी कि ये एंगल को अगर हम थीटा या एक्स मानते हैं, जो भी है, अगर हम मानते हैं कि ये वैल्यू, अगर हम मान लेते हैं कि एक्स है, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, एक्स, ये भी एक्स, यानी कि टोटल मिला कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 80 डिग्री, यानी कैंसिल हो गया। तो x इक्वल टू, कैंसिल करने में ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। देखो ऐसे कैंसिल करना है, कैंसिल मतलब ऐसे काट देना है, 80 डिग्री x बाई 80/2 यानी कि 40 डिग्री, ओके, यानी कि 40 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो गया, और ये भी एंगल हो गया 40 डिग्री। अब बताओ ये पूरा एंगल कितना होता है, सर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो ये एंगल 40 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, यानी कि टोटल मिलाकर 90 में से 40 को माइनस कर दो 50। तो इतना सिंपल हलवा क्वेश्चन था, और ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन एनटीएससी का क्वेश्चन है, ओलंपियाड का क्वेश्चन है, एक को हम लोग इधर उधर का नहीं देता है, बस तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। तो अगला क्वेश्चन को हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार क्वेश्चन है। अब इसमें बोला है कि लाइट रे ए बी इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश सरफेस एक्स वाई एट एन एंगल 50 डिग्री। अब यहाँ पर एक बोला कि एक पॉलिश सरफेस है, अच्छा समझ लो, मज़ेदार क्वेश्चन है। एक पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस पर एक लाइट रे आया जो कि इंसिडेंट हुआ, और इंसिडेंट हुआ तो कितना एंगल बना रहा है, ये 50 डिग्री एंगल बना रहा है। क्वेश्चंस में आगे, द सेकेंड पॉलिश सरफेस इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द लाइट रे रिफ्लेक्टेड BC, यानी कि यहाँ से लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हुआ, अब ये लाइट रे जो भी हो, इसका नाम बोल दिया गया है कि BC लाइट रे, ठीक है, BC लाइट रे। अब ये बोला है कि, अब ये बोला है, देखो ध्यान से सुनो, पॉलिश सरफेस एक्स वाई रीट्रेस्ड इट्स पाथ, फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ टू पॉलिश सरफेसेस, यानी कि रीट्रेस्ड हो जाए, रीट्रेस्ड मतलब वापस इसी पे चला जाए, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ से एक सरफेस रखा गया है, यानी कि ये सरफेस यहाँ पर रखा हुआ है, ये एक दूसरा मिरर है, ठीक है, ये M1, तो या इसी को M1 मान लो और इसको मान लो M2। अब ये बोल रहा है कि ये कितना एंगल यहाँ पर बताएगा, यानी कि थीटा का वैल्यू बताना। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, चलो फटाक दे क्वेश्चंस को किया जाए। अब क्या हो जाएगा, 50 डिग्री एंगल, ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री एंगल, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, ठीक है सर। रीट्रेस्ड हो रहा है तो क्लियर बात है कि ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि ये देखो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90, और ये है 50, तो ये एंगल हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो 90 प्लस क्या हो गया 40, 130 हो गया, तो 130 को 180 में से माइनस किया जाए तो वही हो जाएगा 50 डिग्री, और वही होगा थीटा का वैल्यू, यानी कि ये एंगल हो जाएगा 50 डिग्री। हो गया, बन गया, आसान था क्वेश्चंस, बहुत ही हलवा इजी क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम देंगे भी खुद से भी होमवर्क करने के लिए। इज द ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, नहीं, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पॉसिबल है भी और नहीं भी है, ठीक है। कैसे, देखो पॉसिबल है भी और नहीं भी है, सर कैसे, देखो यहाँ से लाइट रे आया, यहाँ पर लाइट रे गया, तो इसी को जब यहाँ पर आया, ये हो गया I और ये हो गया R, ये जो तो दोनों हमेशा इक्वल होता है, तो ये एंगल अगर इक्वल है और ये भी एंगल इक्वल है, अब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल तो हम बोलेंगे तो 90 माइनस I हो जाएगा, और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस R। हाँ, यहाँ पर तो ये दोनों इक्वल है, क्योंकि I और R इक्वल है, तो ये दोनों वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, थोड़ा सा और अलग अंदाज में आ जाता है, अगर ये 50 डिग्री होगा और ये भी 50 डिग्री होगा तो क्लियर बात है कि ये 40 डिग्री होगा, क्योंकि I इक्वल टू R, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। लेकिन ये हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सरफेस ले लिया जाए। अब यहाँ पर लाइट रे को अगर इंसिडेंट कराया जाए, देखो ध्यान से, तुम खुद समझोगे, जीनियस बनना है। ये देखो ये हो जाएगा नॉर्मल, ये एंगल I हो गया, और यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्टेड रे, ये R। एक्चुअल में ये वाला अब लाइन, अब देखो ये एंगल जब तक स्ट्रेट है, मतलब अगर सीधा अगर ये लाइन सीधा होता तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होता, लेकिन जब सीधा नहीं रहेगा
जब सीधा नहीं रहेगा हम बोल सकते हैं कि हाँ ग्लेंस एंगल इंसिडेंट रे का एक पॉइंट के लिए अगर बोला जाए तो एक पॉइंट के लिए एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर टेढ़ा मेढ़ा सरफेस होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि लाइट रे यहाँ पर अगर बोला जाए एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखो अब ये इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर एक सीधा सरफेस यानी कि एक पार्टिकुलर पॉइंट के लिए बोला जाए इज ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हाँ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है कंडीशन बता दी, लेकिन अगर पॉइंट के लिए बोला जाता है वैल्यू होगा इक्वल। ठीक है, इस बात को याद रखना। आगे, इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश सरफेस सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ द 50 डिग्री विथ द सरफेस देन द फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्वेश्चन खुद से करना है और कमेंट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको जरूर कमेंट करना है, खुद से करके करना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, एक क्वेश्चन अपने से भी किया करो। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश सरफेस सच दैट इट मेक्स एन एंगल 38 डिग्री विथ द सरफेस देन फाइंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये सब क्वेश्चन आसान है। देखो ये क्वेश्चन को लिया जाए तो यहाँ पर अगर लाइट रे को लिया गया और लाइट रे को अगर लेकर इंसिडेंट कराया गया तो ये एंगल बोल दिया है कि 38 डिग्री है। अब हमको ये हो गया नॉर्मल। अब मेरे को ये एंगल पूछा है, यानी अब देखो आई इक्वल टू क्या होता है आर, तो किसी ना किसी तरह आई अगर निकाल दिया जाए तो काम हो जाएगा। तो आई निकल जाएगा क्या? हाँ सर निकल जाएगा। देखो कैसे, टोटल 90 डिग्री, तो आई इक्वल टू 90 माइनस 38 डिग्री यानी कि 2 2 2 2 और ये कितना हो जाएगा 5। 10 में से 8 गया, 2 हो गया, कितना बचा 8 8 में से 3 5। अब इसी का ये क्या हो जाएगा डबल, यानी कि ये भी 52 डिग्री तो ये भी 52 डिग्री, यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा 104 डिग्री। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, हम करा देते हैं कि थोड़ा सा दिमाग तेज हो जाए। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। टू मिरर मीट एन एंगल ऑफ टू मिरर मीट एट राइट एंगल, द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट on one at an angle of the 45 degree. Draw the reflected ray from the second mirror. ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान समझना। टू मिरर मीट एन एंगल, कितना डिग्री बोला, मीट एट राइट एंगल ट्रायंगल। अब दो मिरर है, अब दोनों को राइट एंगल पर मिला देना। ठीक है सर, लीजिए मिला दिए, इसका नाम M1 और इसका नाम M2 भी दे दिए। ठीक है, बोल रहा है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ वन एट एन एंगल 45 डिग्री। अगर एक पर लाइट रे आया ऐसे, कितना डिग्री का एंगल पर आया 45 डिग्री पर आया, 45 डिग्री। ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकेंड मिरर। अब सेकेंड मिरर से कितना रिफ्लेक्ट करेगा, तो देखो अब ये लाइट रे आया तो लाइट रे ऐसे जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे ही लाइट रे यहाँ पर आया तो ये एंगल 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, और ये एंगल कितना है 90, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर फिर हम एक नॉर्मल ड्रॉन कर लिए एन डबल डैश। अब यहाँ से लाइट रे किस पर जाएगा, ये एंगल देखो टोटल 90 होता है, तो 90 होता है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45, तो ये भी एंगल हो जाएगा 45, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45। इस तरह से बन जाएगा। एकदम सिंपल था, क्वेश्चंस को एंजॉय करना था। ओके, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर्स इफ द 8 इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली आर टू बी फॉर्म्ड। मतलब कि 8 इमेज अगर बन रहा है, नंबर ऑफ इमेजेस 8 बन रहा है, तो दोनों का बीच का एंगल कितना होगा। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस दिया है। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करें तो 8 है, तो नंबर ऑफ इमेजेस अब यहाँ पे बोला है कि 8 है। अब 8 है तो 8 कब हो सकता है, तो 8 सर हो सकता है कि अगर हम ऐसा लें कि दोनों को हम अगर ऐसा रखेंगे कि सिमेट्रिकली, अभी इसके पहले हम जस्ट बताए थे
ये सब बहुत छोटा छोटा चीज़ है, बहुत बड़ा बड़ा चीज़ नहीं है। यानी कि एंगल निकालने के लिए नंबर ऑफ इमेजेस के लिए पहले एन का वैल्यू निकालना था, याद रखो। अगर एन का वैल्यू अगर इवेन आया, यहाँ थीटा था, सॉरी यहाँ थीटा, अगर इसका वैल्यू अगर इवेन आया तो इवेन आया तो सिमेट्री लिखा जाए या अनसिमेट्रिकली, दोनों केस में नंबर ऑफ इमेजेस हो जाता था n-1। लेकिन अगर 360 बाई थीटा अगर एन का वैल्यू अगर ऑड आता था, याद करना है बस, तब जाकर बनेगा। तो ऑड आना है तो नंबर ऑफ इमेजेस n भी हो सकता है और n-1 भी हो सकता है। कब हो सकता है? तो जब अनसिमेट्रिकली रखते हैं तो n-1 और सिमेट्रिकली रखते हैं तो कितना होता है, सॉरी अनसिमेट्रिकली रखते हैं तो n और सिमेट्रिकली रखते हैं तो कितना हो जाएगा n-1। यानी n-1 दोनों में कॉमन है क्योंकि सिमेट्रिकली वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, ठीक है सर, मान लिया आपका बात। यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस का यही फॉर्मूला है, 360 इक्वल टू दिस। ओके, यानी कि एंगल निकालना है तो 360 बाई थीटा नंबर ऑफ इमेजेस यानी कि n-1। ओके, यानी कि अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 8-1। नहीं, देखो ये है मेरा नंबर ऑफ इमेजेस, यानी n-1 इक्वल टू कितना है 8, तो n का वैल्यू डालना है 9, यानी कि इसको लेकर 9 से इक्वेट कर देना। तो जैसे ही 9 से इक्वेट कर दोगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 360 बाई 9, यानी कि यहाँ से डिवाइड कर देना 40 डिग्री। देखो बहुत ही सिंपल है। देखो पहले n का वैल्यू निकालो, नंबर ऑफ इमेजेस n-1 सिमेट्रिकली केस में बस n-1 होता है बस। n-1 से इसको इक्वेट किए तो n-1 से इक्वेट करें तो 8 हुआ, n का वैल्यू कितना आया 9 वैल्यू इसमें या इसमें रख दिए तो आ गया थीटा का वैल्यू कितना 40 डिग्री। इस तरह क्वेश्चन और भी आएगा। 2 इमेजेस आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर। अब इसमें भी फिगर नहीं दिया है। व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय द रे 1 विथ अ मिरर m1 आफ्टर देयर रिफ्लेक्शंस, आफ्टर देयर थर्ड, यहाँ रिफ्लेक्शंस होता है, थर्ड रिफ्लेक्शंस। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 ठो मिरर रखा है, 2 ठो मिरर ऐसे, ठीक है। एक का नाम m1, दूसरे का नाम m2। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या किया गया कि एक लाइट रे लिया गया और उस लाइट रे को पहला बार इसको इंसिडेंट कराया गया, ठीक है। अब ये जो लाइट रे को इंसिडेंट कराया गया तो क्वेश्चंस में हम जो लिख दे रहे हैं कि 30 डिग्री क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय द रे 1, यही रे 1 है, विथ द मिरर m1 देयर थर्ड रिफ्लेक्शंस मतलब यहाँ से लाइट रे आया, फिर लाइट रे यहाँ पर गया और इसके साथ ये कितना एंगल बनाएगा। देखो ध्यान समझना, बहुत अच्छा से क्वेश्चंस ये आया ऐसे, ये क्वेश्चंस में तो तब ध्यान से, ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तब ये एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ओके सर, मान लिए 60 हो गया। ओके, ये 60 है तो यहाँ से नॉर्मल ड्रॉन किया जाएगा तो ये एंगल हो जाएगा 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये भी एंगल हो जाएगा 30। देखो ध्यान सुनो, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा चीज़ है, इसको अच्छा समझा जाए। ये 30 हो गया, 30 हो गया तो 60 हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लियर बात है। ये एंगल 90 होगा, 90 होगा तो 60 है तो कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 180, ये 30 हो गया। अब यहाँ पर ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, यानी ये एंगल हमको बताना है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है। अब देखो ये एंगल 30 हो गया तो ये भी एंगल 90 और ये एंगल कितना हो जाएगा 60, यानी कि आफ्टर, देखो ये फर्स्ट सेकेंड और ये क्या हो गया थर्ड, यानी आफ्टर देयर थर्ड रिफ्लेक्शंस, मतलब 1, ये 2 हो गया और यहाँ पर 3, तो ठीक है। तो कितना एंगल बनाएगा उस केस में हमको एंगल ले लेना है, तो ये एंगल हो जाएगा, तो एंगल हो जाएगा यहाँ पर आंसर में अगर देखा जाए तो हम लोग ले सकते हैं 60 डिग्री, ठीक है। आगे क्वेश्चन पर हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ द 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ द 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। ओके, क्वेश्चंस करना है न्यूमेरिकल्स, हम ज़्यादा इसलिए लेते हैं कि ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो 10 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट दिया है, चलो यही ऑब्जेक्ट है यहाँ से, तो इमेज दूरी भी कितना हो जाएगा, प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना इमेज डिस्टेंस, तो यह भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो यही इमेज बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ द 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यही डिस्टेंस हो जाएगा। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। अब क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख लो, जो भी यूनिट होगा यूनिट को उसको लिख लेना, ठीक है। ओके, अगला, इफ वी कीप एन ऑब्जेक्ट स्टेशनरी इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड नाउ द प्लेन मिरर इज शिफ्टेड थ्रू अ 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी द शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ द इमेजेस। जैसे ले लिया जाए, ले लेते हैं एक प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर के सामने अब क्वेश्चन से बोला है कि ये एक ले लीजिए प्लेन मिरर, ठीक है। अब प्लेन मिरर के सामने बोला कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहले x दूरी पर था, तो इमेज भी कितना दूरी पर था, x दूरी पर था, ठीक है। अब बोला है कि इसको 2 सेंटीमीटर आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, 2 सेंटीमीटर आगे की तरफ। तो अब इमेज का पोजीशंस में कितना शिफ्ट होगा, तो 4 सेंटीमीटर, 2 आगे और इमेज भी 2 आगे गया, यानी कि 2 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 2 आगे ही गया, मिरर गया, तो इमेज मिरर गया, तो ओवरऑल तो इमेज से दूरी मिरर का दूरी कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, और ओवरऑल इमेज भी 2 आगे गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। दम सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आगे, व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन द 2 प्लेन मिरर्स टू ऑब्टेन द 5 इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन देम एट एन एंगल बाइसेक्टर। यानी कि बाइसेक्टर मतलब कि यहाँ पर भी बात आ गया सिमेट्रिकली। अब सिमेट्रिकली में अगर नंबर ऑफ इमेजेस निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 + 1 यानी कि 6, और इसको निकालने का फार्मूला क्या है 360/θ = 6। अब यहाँ से लेकर इसको काट देना है, यानी कि θ = 360/6, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। इतना आसान क्वेश्चन। अभी अगला में क्वेश्चंस और बढ़ाएंगे, क्वेश्चंस हम बहुत क्वेश्चंस कराने वाले हैं। राम एंड श्याम आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, राम इज एट अ इक्वी डिस्टेंस, राम इज एट अ डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम द मिरर। ध्यान से समझा जाए, राम भी है और श्याम भी, राम और श्याम, ठीक है। तो ये है मिरर। अब यहाँ से बोला कि जो राम है, राम यहाँ से ये 3 मीटर का मिरर से दूरी पर है, 3 मीटर दूरी पर ये राम, ठीक है, सुंदर से। अब 3 मीटर दूरी पर, तो इसका इमेज भी कितना दूरी पर होगा, यहाँ पर इमेज भी जो इसका बना होगा, ये इमेज जो बना होगा वो भी कितना हो जाएगा 3 मीटर दूरी पर। बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द श्याम एंड इमेज ऑफ द राम इज 10 मीटर, श्याम एंड इमेज ऑफ द राम इज 10 मीटर। श्याम, अब श्याम कहाँ होगा, तो पहले 6, तो 6 तो ये गया होगा, ये 6 मीटर तो होगा ही, साथ ही साथ इसमें कितना गया होगा 4 मीटर, यानी कि ओवरऑल कहीं ना कहीं श्याम नहीं श्याम, ठीक है, श्याम भी बोल सकते हो, लेकिन श्याम, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द राम एंड श्याम। अब ये दोनों के बीच का कितना हो जाएगा 4 मीटर का। कितना हलवा क्वेश्चन, देखो ध्यान सुन लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 है। अब बोला है कि इसका इमेज और इसके बीच में दूरी, तो देखो ये 3 6 तो होगा। अब 10 के लिए क्या चाहिए, और यहाँ से 4 ऐड करना पड़ेगा, तब तो 10 होगा ना, थोड़ा लॉजिकल लगा देना है बस, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। अब इसमें क्वेश्चन और नहीं है,
और क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस इतना ही है, इतना ही क्वेश्चंस करना था। इस वीडियो को देखिए। अगला वीडियो जो आएगा स्फेरिकल मिरर पर आएगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इमेज फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।